वीडियो के पहले भाग में आपने खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं इसको देखा। उसको एक बार मैं पुनः दोहराते हुए अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि या संक्षिप्त विधि से हम बताएंगे। उसको हम दोहराते हैं। पहले x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर 460/60। इसका आ रहा है 7.66 कई बार आएगा। इसको 6-7 कर सकते हैं या 2 अंक तक 4.67 कर सकते हैं। अब हम इसको लघु रीत से हल करने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि लघु रीत इस विधि से सरल कैसे है, संक्षिप्त कैसे है। आपने इसमें देखा कि पद और बारंबारताओं का गुणनफल आपने किया है। इसको उदाहरण में आसान लिया गया है। ये और बड़े बड़े होते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पद दशमलव में होते हैं और गुणा भाग करने में दशमलव छूट जाता है और आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी विधि में गलती से बचने के लिए और इस विधि को संक्षिप्त करने के लिए गुणा भाग, बड़े बड़े गुणा भाग से बचने के लिए इसका संक्षिप्त विधि से हम करते हैं। लघु रीति जिसे कहा जाता है और उसमें एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य लिया जाता है और देखा जाता है कि ऐसे कैसे हम हल करते हैं। कल्पित माध्य में भी यही उत्तर आएगा, यानी कि 7.67 ही आएगा और यही उत्तर हम वहाँ भी निकालते हैं। देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं हम 6 यहाँ हमारा कल्पित माध्य है और इसको dx यानी डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम x सभी पदों से निकालते हैं। इसका जो सूत्र होता है x माइनस a। तो x माइनस a और हमने 6 को माना है तो हर पद से 6 को घटाएंगे। 2 माइनस 6 बराबर -4। इसी तरह से 4 माइनस 6 बराबर -2। 6 माइनस 6 बराबर 0। 8 माइनस 6 बराबर 2। 10 माइनस 6 बराबर 4। 12 माइनस 6 बराबर 6। 14 माइनस 6 बराबर 8। और इन सभी डिफ्रेंशिएशन को बारंबारता से गुणा करेंगे, यानी एफ डी एक्स। बारंबारता क्या है? इसके अनुरूप बारंबारता है 5। तो 5 चौक 20, उत्तर माइनस में आएगा। 8 दूनी 16 -16। 12 ये शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ। फिर 15 दूनी 30। 10 चौक 40। 7 छाक 42 और 3 आठे 24। इस तरह से यहाँ जो आएगा इसको कहा जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, यानी सभी डिफ्रेंशिएशन और बारंबारताओं के गुणनफल का योग। ये यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी के चिन्ह के साथ अंतर का योग होगा ये। तो -36 से हो जाएगा और 30 40 70 70 और 42 112 और 112 और 24 136। 136 ये हो गया और 36 हो गया, तो ये अंतर आएगा 100। 136 और 36 का अंतर 100 आएगा, यानी योग ये माइनस में है, ये प्लस में है, 100 आएगा। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान सिग्मा एफ। ये हमने 6 माना है। 6 प्लस 100 जो इसका मान है बटे 60 जो बारंबारता का योग है बराबर 6 प्लस 100 10/6। तो यहाँ हो जाएगा 6 का 6 और 4 ये 6 आता रहेगा। तो 2 अंक तक लेना है तो 1.67। तो ये 6 धन 1 यानी 7.67। आपने देखा होगा यही प्रत्यक्ष विधि में भी था, यही लघु विधि में भी यही उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा
छोटा हो जाता है, प्रक्रिया थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये छोटा हो जाता है, गुणा भाग करने में बहुत समस्या नहीं होती है। यहाँ तो पद छोटे छोटे हैं, फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ, पद छोटे छोटे हैं इसलिए लग रहा आसान है, प्रत्यक्ष विधि ही आसान है, लेकिन जब पद बड़े हो जाते हैं तब, और कोई पद दशमलव में हो जाता है, तब ये लघु रीति आसान होती है। अब हम चलते हैं सतत श्रेणी को हल करने का प्रयास करते हैं कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सतत श्रेणी में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, वहाँ ये वर्गांतर और बारंबारता, संक्षिप्त में f लिखा जाता है। इसको मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बड़ा न लेते हुए 5, 10, 15, 8, 2 हम ले लेते हैं। तो जो बारंबारताओं का योग होगा सिग्मा एफ, ये हो जाएगा 5, 10, 15 दूनी 30, 10, 40। अब तरीका क्या है, तो पहले इसका हम मध्य पद लेते हैं। मध्य पद उसे ही यक्स कहा जाता है। हम इधर जगह कम है, इधर ले लेते हैं यक्स। मध्य पद निचली सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी 10 धन 20 बटे 2, तो 30 हो जाएगा, बटे 2 15, 15 और ये हो जाएगा 25, ये 35, ये 45 और ये 55। ये निम्न सीमा है। अब इसकी ज़रूरत यहाँ समाप्त हो जाती है समांतर माध्य निकालने में। ये बिल्कुल खंडित श्रेणी की तरह हो जाता है। अब चाहे आप इसे प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करें या चाहे लघु रीति से हल करें, उत्तर एक समान ही आएगा और उसी तरह के से आएगा। हम इसे प्रत्यक्ष विधि से हल करके देखते हैं, यानी f(x) निकालते हैं। ये f(x) निकालते हैं तो ये 15 × 5 = 75, 25 दाहिने 250, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 7 52, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 36 और ये 55 दूनी 110। इसको हम जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। 5 × 5 = 10 को 0, 8 × 5 = 13, 2 = 15, 15 × 6 = 21, 1 = 22, 2 2 4 5 9 3 12 13, 1320 आता है। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर 1320 बटे 40। 4 से आप काट देंगे, 4 × 3 = 12, 1 4 × 3 = 12। इसका समांतर माध्य x बार बराबर 33 आता है। इस श्रेणी में जो आपको सामने श्रेणी दिखाई दे रही है, इसमें एक चीज़ जो बताना है वो ये है कि ये जो श्रेणी हमने लिया है वर्गांतर वाली, यह अपवर्जी श्रेणी है। अपवर्जी इसलिए है कि इसकी उच्च सीमा को इस वर्ग में नहीं गिना गया है। यानी जब 10 से 20 के बीच 5 पद जो हैं तो उसमें 10 हो सकता है, लेकिन 20 उसमें शामिल नहीं है। 20 इसकी निचली सीमा के रूप में शामिल है, लेकिन 30 इसमें शामिल नहीं है। जब दोनों सीमाएं एक दूसरे इसी में गिनी गई हों, इसी बारंबारता में गिनी गई हों, तब उसे समावेशी श्रेणी कहते हैं। लेकिन यदि उच्च सीमा इसमें न गिनी गई हो तो उसे अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। जब समावेशी श्रेणी होती है तो इसकी जो उच्च सीमा है इसकी निम्न सीमा नहीं बनाती है। ये 29.5 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दशमलव आधा आधा करके हटा लेते हैं। ये 30 यहाँ रहता है तो यहाँ नहीं रह सकता। तो इसमें एक अपवर्जी और समावेशी का अलग से चैप्टर होगा या समझाने का, तो वहाँ इसको समझाया जा सकता है। अब हम चलते हैं माध्यिका निकालने। आपको थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में कुछ और सूचनाएं देनी हैं जो मैं बीच बीच में देना चाहता हूँ। ये जो हम 3 निकालते हैं, ये बड़ी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकालते हैं। प्रतिनिधि निश्चित ही किसी सिरे पर नहीं होगा, किसी सिरे पर वो नहीं होगा, न तो इधर होगा न तो इधर होगा, वो बीच का ही पद होगा। कौन होगा उसी को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के माध्यम से।
तो समांतर माध्य आपने देख लिया। अब हम बहुलक को चलते हैं, माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका के बारे में जैसा कि बताया गया कि यदि ये श्रेणी है तो ठीक बीच में ही माध्यिका होगी। अब जब व्यक्तिगत श्रेणी है, इस मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये पदों की संख्या यहाँ 5 है, तो निश्चित है 2 पद इधर से 2 पद इधर से हटा दीजिए, 6 ही हमारी माध्यिका है जो बीच में पड़ती है। यानी जब n विषम हो, n 5 है और विषम हो, तो इसमें n+1/2वां पद माध्यिका होता है, ये माध्यिका होता है। लेकिन यदि यहाँ 12 भी आ जाए तो अब श्रेणी की पदों की संख्या सम हो जाती है, और उस दशा में जो माध्यिका होता है n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, और इन दोनों पदों का औसत यानी 2 से भाग दिया जाता है, तो माध्यिका हो जाती बराबर माध्यिका। लेकिन ये जब सारणी व्यक्तिगत हो तब, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, और इसमें तो आप देखेंगे 6 और 8 जोड़ा जाएगा, यानी 14/2 बराबर 60। तो माध्यिका इन दोनों के बीच में पड़ेगी। इस श्रेणी में वो पद नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच ही वो माध्यिका पड़ जाएगी। जब श्रेणी खंडित होती है, जब श्रेणी खंडित होती है तो माध्यिका निकालने का तरीका दूसरा है, जैसे इन्हीं को लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इनकी कुछ बारंबारताएँ हों 5, 7, 8, 12, 6, 4 पद और बारंबारता यानी x। अब बीज कहाँ है, इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 6, 4, 10, 12, 22, 22, 8, 30, 30, 7, 37, 5, 42, सिग्मा एफ 42 है। इसके लिए स्मॉल m की गणना की जाती है। स्मॉल m बराबर सिग्मा एफ, इसको जब व्यक्तिगत श्रेणी होती तो n कहा जाता, यहाँ n नहीं कहा जाएगा, सिग्मा एफ कहा जाएगा बटे 2। तो ये हो जाएगा 42/2 बराबर 21। 21वां पद कहाँ है आप यहाँ नहीं गणना कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं सीधे सीधे, तो हम इसके लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 5, 7, 12, 12, 8, 20, 20, 12, 32, 32, 6, 38 और 4, 42। अब हम 21 कहाँ हो सकता है, तो 20 में हो नहीं सकता 21, क्योंकि ये कम है, तो निश्चित है वो 21वां पद इस 32 में है, और इसके सामने वाला 8 ही हमारी माध्यिका है, यानी कैपिटल M बराबर 8। इतना यदि हम लिख रहे हैं कहीं परीक्षा में तो इतना स्टेटमेंट देना होता है, हमें लिखना होता है कि चूँकि 21 32 में समाहित है, इसलिए 32 के सम्मुख का पद 8 माध्यिका होगा। ये जब श्रेणी खंडित हो तब। अब जब श्रेणी सतत हो यानी वर्गांतर वाली, तब माध्यिका निकालना का तरीका कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए इनका बारंबारता देख लेते हैं। 5, 10, 15, 12, 8, 6। तो 5, 10, 15, 30, 12, 42, 8, 50, 6, 56, यानी सिग्मा एफ बराबर 56 हो जाएगा। और सी एफ यहाँ भी निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता 5, 15, 30, 42, 50, 56, और यम भी कैलकुलेट करते हैं। यम बराबर सिग्मा एफ अपान 2 बराबर 56/2 28। सिग्मा ये जो यम है स्मॉल यम 28 है। 28 निश्चित है 30 में समाहित है, जैसा कि आपने खंडित श्रेणी में देखा 30 में समाहित है। अब 30 के सामने वाला ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा, लेकिन माध्यिका यहाँ अब हमें गणना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो सूत्र है यम बराबर L1 प्लस
L2 माइनस L1, इसके जगह स्मॉल आई का भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है, आई फॉर इंटरवल, जो कि 10 के बराबर होगा यहाँ, अपान यफ इंटू यम माइनस सी। यहाँ यम यहाँ से गणना कर लिए हैं और सी ठीक इसके पहले वाली, यानी ये संचयी आवृत्ति होती है। तो इसको फार्मूले में रखा जाए, L1 जैसा कि आप देख रहे हैं 30 है, प्लस 40 माइनस 30 बटे यफ, यानी कि इसकी बारंबारता 15 गुणे 28 माइनस 15, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10 बटे 15 गुणे 13, तो 30 प्लस 130, 13 दाएं में 130 बटे 15, अपन 10 भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15 8 120, 8 10 बचा और 15 छक्का 90, फिर 10 6 8.66 आएगा, तो 8.67, तो ये हो जाएगा 38 एक और 6 आएगा तो 6 7 कर लेते हैं, 38.67 ये माध्यिका हो जाएगी इस श्रेणी की। तो मैं समझता हूँ कि इसको समझाने में मैं सफल रहा। आप लोग प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा अपना उदाहरण लेकर। और कभी कभी होता है कि कभी जोड़ घटाना में गलतियाँ हो जाती हैं ऑनलाइन में, तो इसको आप देख लेंगे। अब हम बहुलक पर चलते हैं। बहुलक में व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं होता। जब पद एक एक संख्या में एक एक ही होते हैं उस श्रेणी में, तो उसमें बहुलक नहीं होता। बहुलक के लिए आवश्यक है कि पद श्रेणी में एक से अधिक बार आया हो, और जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसे ही बहुलक कहते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देता है, अब बताओ बहुलक कौन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 बार हमने ले लिया है, तो निश्चित ही 2 ही बहुलक होगा। तो ऐसे में मैं ये कह दूं कि व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं होता और आपको सवाल आ जाए बिल्कुल व्यक्तिगत श्रेणी का, तो वहाँ ध्यान देने योग्य है कि व्यक्तिगत श्रेणी में भी यदि कोई पद कई बार आया है तो वो बहुलक हो सकता है। लेकिन सामान्यतः बहुलक को हम व्यक्तिगत श्रेणी में हल नहीं करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यक्तिगत श्रेणी की तरह देकर खंडित श्रेणी, जिसको कैलकुलेट करें तो खंडित श्रेणी बनेगी वो, और उसको उस तरह से देकर बहुलक पूछ लिया जाता है, और हमें कहीं संशय में नहीं आना चाहिए। जो कई बार आया हो पद वो बहुलक हो जाता है। अब हम फिर से देखते हैं कि बहुलक की गणना, यहाँ ये तो बिल्कुल खंडित श्रेणी है, यहाँ साफ साफ पता चल जाएगा कि बहुलक कौन होगा। निश्चित है 15, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुलक हो जाएगा। यही 6 ही बहुलक होगा, यानी z बराबर 6। यहाँ सवाल है कि जब श्रेणी सतत हो तब बहुलक की गणना कैसे करेंगे हम, और यानी वर्गांतर वाली श्रेणी है और उसकी बारंबारता दी हुई है। फिर वही हम सवाल ले लेते हैं। और बहुलक की गणना करते हैं। तो 15 है और ये बहुलक वर्ग है। इसका जो सवाल होता है z बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ i भी हो सकता है, अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ f1 माइनस f0। ये सवाल लगाया जाता है इस तरीके से, f1 माइनस f0। तो ये हो जाता है z बराबर 30 प्लस 40 माइनस 30 बटे 2f1। f1 यहाँ उस बहुलक वर्ग की बारंबारता है, f0 ठीक पहले की है और f2 ठीक बाद वाले की है। फिर से जान लें, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, f0 बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता है, f2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है,
यानी कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट होना है। 2F1 यानी 30 या डिटेल में चला जाए 15 2 × 15 माइनस F0 10 माइनस 8 और यहाँ 15 माइनस 10, ये बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10 बटे 30 माइनस 10 माइनस 8 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50 बटे 12, तो 30 प्लस 4.1 6 166 बराबर 34.166, ये आ जाएगा Z बराबर। तो ये हमारा बहुलक है। इस तरीके से बहुलक की गणना की जाती है, यानी 34.166 बहुलक का मान होगा। तो बहुलक को थोड़ा हल करने में सूत्र लंबा याद करना पड़ता है, इसको आप लोग देख लेंगे और अन्य उदाहरण के सवाल लेकर आप इसे हल करेंगे। एक सवाल यहाँ आता है कि यदि कभी कभी ऐसा होता है श्रेणी में कि 2 बारंबारताएं ऊंची होती, यानी वितरण कुछ इस प्रकार हो, 2 बारंबारताएं एक समान हो, तब इनको वर्गीकृत करके निकाला जाता है, उसका टैली चिन्ह और सारणी बनती है अलग से। तो उसको आप देख लेंगे, किताबों में मिल जाएगा, और नहीं तो कभी समय मिलेगा तो हम अलग से उसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। उसका सारणी 2 बनती है और फिर जो बारंबारता बार बार बड़ी बारंबारता बनाने में प्रयुक्त होती है, उसी बारंबारता वर्ग का वर्ग बहुलक होता है और फिर इसी सूत्र की सहायता से सवाल हल कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।